है पवित्र तो क्यों है ये दशा तेरी, ये पापियों का हक नहीं कि ले परीक्षा तेरी। नमस्कार। आईएएस पीसीएस इंस्टीट्यूट के इस एसए के क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग बिहार से संबंधित जो लोकोक्तियों पर आधारित निबंध आता है, आप जानते हैं बीपीएससी के सेक्शन 3 में यह निबंध आता है। इसके क्लास को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। पिछले एक क्लास में थोड़ा सा परिचय दिया गया था। मुख्य रूप से आज क्लास आज से स्टार्ट हो रही है। हम लोग पहले बिहार के लोकोक्तियों पर आधारित चीजों को देखेंगे, उसके बाद फिर सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में जो ऐसे पूछा जाता है उसको भी देखेंगे। तो हम लोग आज तो बिहार के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन आप ये जान लें, चाहे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो या इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, बहुत सारा ऐसा सेक्शंस है जिसके ऊपर कि आपको बहुत सारे उदाहरण, शेरो शायरी, कहानी, कविता, गजल इत्यादि याद करना है। तो मैं आपको आज के क्लास के एंड होते होते वो सारे टॉपिक्स का नाम भी लिखा दूंगा कि कौन कौन से कैसे कैसे टॉपिक हैं, किसके ऊपर याद करना है। जैसे हेल्थ है, एथिक्स है, आपका करप्शन है, पीस है, डेमोक्रेसी है, पॉवर्टी है, जेंडर इक्वलिटी है, वोमेन है, साइंस वर्सेस रिलीजन है, इनके ऊपर फिर क्या कहते हैं, इंटीग्रिटी है, करप्शन है, और उसके बाद फिर एग्रीकल्चर है, चिल्ड्रन है, पब्लिक पार्टिसिपेशन है। इन सभी चीजों के ऊपर, चाहे इंग्लिश वाला हो चाहे हिंदी वाला हो, उन सभी को जो है कि वो सब याद करना है। उसके बाद बहुत सारे जो कविताएं होती हैं, कहानियां होती हैं, लोकोक्तियां होती है, उनको भी याद करना है। सेक्शन 1-2 के लिए हम लोग आज सेक्शन 3 का बात करेंगे। उसमें जो मैथिली के कुछ कवि रहे हैं, भोजपुरी के कुछ कवि रहे हैं, मगही के कुछ लेखक रहे हैं, उन सब चीजों के बारे में भी चर्चा करना स्टार्ट करेंगे। तो आपको एक एक करके बहुत सारे लोगों का नाम इस क्लास में सुनने को मिलेगा। जब सेक्शन 1 सेक्शन 2 की बातें होंगी तो उसमें सोहनलाल द्विवेदी हो, रामधारी सिंह दिनकर हो, दुष्यंत कुमार हो, हरिवंश राय बच्चन हो, सुमित्रा नंदन पंत हो, नसीर बनारसी साहब हो, चाहे गुलजार साहब हो, उसके बाद फिर वसीर भद्र हो, मिर्जा गालिब हो, दुष्यंत कुमार हो, कैफ आजमी हो, इस तरीके से केदारनाथ अग्रवाल हो, चाहे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हो, अशोक वाजपेयी साहब की बातें हो, तो इन तरीके से गोपाल दास नीरज, आप ये सब चेहरे परिचित हैं। गोपाल दास नीरज का हाल ही में निधन हुआ है। उनकी बात, कबीर के बारे में बहुत सारे दोहा, कम से कम मैं तो ये रिकमेंड करूंगा, कम से कम 25 से 30 दोहा एकदम कबीर का कंठस्थ आपको होना चाहिए। उसके बाद फिर मार्टिन वेबर की बात हो या फिर कौटिल्य की बहुत सारी चीजें हो, चाहे गौतम बुद्ध का कुछ कहा गया हो, महात्मा गांधी को कोट करना है। तो अलग अलग सेक्शन में अलग अलग बातें करेंगे। लेकिन आज हम लोग जो क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, इस क्लास में बिहार से संबंधित लोकोक्तियों पर आधारित निबंध के ऊपर चर्चा करना है। कल भी मैंने बहुत सारी लोकोक्तियों को बताया था और आज भी जो है कि बहुत सारी लोकोक्तियों को बताऊंगा। तो क्लास करने का तरीका क्या रहेगा कि पहले लोकोक्तियों को समझना है, डिकोड करना है। कल भी मैंने कुछ डिकोड करवाया था। मुख्य रूप से आज सारे चीजों को डिकोड करवाऊंगा। उसके बाद कुछ लोकोक्तियों के ऊपर जो उसके निबंध कैसे लिखा जा सकता है, उसको स्टार्ट कैसे किया जा सकता है, कैसे कैसे पॉइंट दिया जा सकता है, इन सब चीजों की बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए, आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे कल जो लोकोक्तियां बताई गई थी, कुछ लोकोक्तियां रह गई थी, पहले उन्हें बता दिया जाता है। उसके बाद फिर जो है कि आज की क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तो कल जो लोकोक्तियां थी, ये सब लोकोक्तियां आपने शायद याद किया होगा। ये लिख के दिया ही इसलिए जाता है ताकि आप इसे पूरी तरीके से याद कर लें। कल कितने लोग थे क्लास में, कितने लोगों ने याद किया है? बताइए जरा, इसका क्या मतलब होता है? क्यों हीरा चोर, क्यों खीरा चोर? इसका मतलब क्या है कि चोरी चोरी ही होती है। चोरी चाहे बड़ा हो या छोटा, वो अनएथिकल बात ही है ना। अब इसका उदाहरण जैसे आपको देना है, तो उदाहरण कैसे देंगे? जैसे आतंकवाद की बात होती थी तो पाकिस्तान क्या बोलता था, इंडिया क्या बोलता था, कुछ याद है आपको? टेररिज्म जो यूएस जो स्टैंड लेता है जी, तो बिल्कुल ये अपने घर के पीछे अगर सांप पालेगे तो सबसे पहले खुद को काटेगा। ये तो था कि उनको बोला गया था जब पाकिस्तान में गए थे, अमेरिका के विदेश मंत्री या राष्ट्रपति थे, उन्होंने बोला था उनको। मैं नाम बोल रहा हूँ। ये जो है गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म, ये सबसे सटीक एग्जांपल इसका बनता है कि ये टेररिज्म है, वो गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म नहीं हो सकता है। तो इसके ऊपर फिर एक एक करके हम लोग मतलब साइबर में जो आजकल चोरी हो रही है और नॉर्मल चोर को भी एक कंपेयर कर सकते हैं ना, कर सकते तो वो हैं। भी तो एक अनएथिकल ही हो गया ना। देखिए, चोरी चोरी होती है, वो अनएथिकल ही है। देखिए, इस तरीके से डिफाइन मत कीजिए जैसे गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म, ये इसको सटीक रूप से डिफाइन करता है। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारी लोकोक्तियां हैं, बहुत सारी चीजें हैं। मैंने कुछ एडिशनली नोट भी किया है। तो चलिए, कुछ इंटरेस्टिंग लोकोक्तियों से बात स्टार्ट करते हैं। कल जैसे हमने लोकोक्तियों को बताया था, उस तरीके से आज भी बहुत सारी लोकोक्तियां हैं। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग लोकोक्ति है, उसको पहले डिकोड करते हैं, उसके बारे में कुछ जानने का प्रयास करते हैं, फिर जो है कि बहुत सारी लोकोक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आपके स्क्रीन पे ये दिख रहा होगा, इस लोकोक्ति को पढ़िए और उसके बाद इसका मतलब बताइए कि कर्जा के खैला और पुआरा के तापल
बरोबरे है, इसका मतलब क्या हुआ? कौन बताएंगे? कर्जा चलिए लेके विकास। खाना सर और जिस या फिर प्रकार पुआर खाना हाँ? दोनों एक ही सॉरी बराबर है। मतलब लोन लेके नहीं खाना चाहिए, और वो तो पुअर पुअर के ही बराबर। पुआर है, एक वो होता है सर, गाय ठीक बैल ठीक, सबको खिलाया समझ गया। जाता है ना। ओके, सही है। ठीक है, इसमें कह क्या रहा है कि कर्जा के खैला और वो पुअरा के तापला बरोबरे है। तो पुआल जो होता है कर्जा वो के खाई है सर। कर्जा कर्जा के के खाई खाइल और और पुअरा पुअरा के के तापल तपले बरोबर। बरोबरे है। बात सही है। इसमें ये सर कहना मैं क्या चाह रहा बोलूं, है, आप इसका मीनिंग समझ गए? देता है मतलब गर्मी देता है, उतना ही तेजी में कितना उसका भी आप समाप्ति होता है। चीज अब सोर्स को उसी यूज कर प्रकार लीजिए। देखिए, तो कर्जा के खाइल और पुअरा के तापल बरोबरे है। तो ये क्या है कि कर्जा से लोग के जो खाना खाते हैं, लोग जो कर्जा लेकर के संपत्ति का यूज करते हैं या खाना खाते हैं, उसको बराबरे है। तो इसको डिकोड कैसे करना है, कैसे कैसे इसके मतलब हो सकते हैं, पहले इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। क्या मतलब है इसका कि ये जो भौतिकवादी दर्शन दिया गया था उस समय भी कि यवत जीवत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ये चार्वाक दर्शन की मूल बातें हैं। आप इसको भी नोट कर सकते हैं। उसके बाद कि सर्व दुख हरे लक्ष्मी, ये भी कहा जाता है, आप इसको भी नोट कर लीजिए। उसके बाद ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत्वा, इसको भी नोट कर लीजिए। उसके बाद इसमें एक और नोट करेंगे, तेते पांव पसारिये जेते लंबी सोर, यावत जीवेत सुखा जीवेत ऋणम कृत्वा घृत पिबेत। सर इंग्लिश में कैसे लिखेंगे सबको? इसको इंग्लिश में सेम टू सेम रोमन में सिर्फ लिख देना है, YAVAT GIVAT, रोमन में ही लिखा जाएगा वो। सर रिपीट। सर्व दुख हरे लक्ष्मी का कॉन्सेप्ट क्या है आज के भौतिकतावादी समाज में? पैसा कमाने के लिए लोग कुछ से कुछ करे जा रहे हैं कि किसी भी तरीके से उसको पैसा आना चाहिए, शॉर्ट टर्म में पैसा आना चाहिए, उसके लिए छल कपट इत्यादि इत्यादि, न जाने किस तरीके से ड्रग्स वगैरह, ट्रैफिकिंग, क्या क्या तरीका लोग अपना रहे हैं, साइबर क्राइम, ना जाने क्या क्या कर रहे हैं। तो ये सर्वदुख हरे लक्ष्मी का जो कॉन्सेप्ट लोगों के दिमाग में चला गया है, इसको कौन खत्म कर सकता है? ये इसको खत्म कर सकता है जो हमारा पुराना आध्यात्मिक जीवन का तरीका था कि हर सुख भौतिकतावादी सुख नहीं होता है। कुंभ उसका अभी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि कितने करोड़पति लोग अंतिम में कहाँ जा रहे हैं, वो कुंभ में आ रहे हैं, लोगों के साधु के सामने आ रहे हैं, अध्यात्म का जीवन जीना चाह रहे हैं ताकि उसके जीवन में कुछ शांति आ सके। तो सर्व दुख हरे लक्ष्मी का जो ये कॉन्सेप्ट सबके दिमाग में चला गया है, इसको निकालना पड़ेगा। उसके बाद ये जो है ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, अब इसको समझ लीजिए। ये चार्वाक दर्शन में कहा गया था, ये चार्वाक दर्शन का ही मूल वाक्य है, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। कहने का मतलब ये है कि चार्वाक जो है कि भौतिकतावादी दर्शन थे। आप पढ़े होंगे सांख्य न्याय दर्शन इत्यादि इत्यादि के बारे में कुछ कुछ जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो ऐसे के क्लास में ये सब चीजें बताई भी जाएंगी। तो ये कि कहना क्या चाह रहा है यहाँ पे चार्वाक, कि आप जब तक जिए सुख से जीविए और कर्जा लेके घी पीजिए। तो ये भौतिकतावादी चीजों को दर्शाता है कि हमेशा जो है कि सुख में जीना है, कर्जा लेके भी घी पीना है। अब सवाल ये है कि इसको पॉजिटिव एस्पेक्ट में आप कैसा दिखाएंगे? ये तो एकदम समाज का बिल्कुल नेगेटिव कॉन्सेप्ट है कि कर्ज लेके घी पीना, जबकि समाज में कोई ऐसा नहीं सिखाता है कि कर्जा लेके घी पीना चाहिए। तो आप इसको कैसे दिखाएंगे? तो इसमें कहा जाएगा, अगर आपको इसको पॉजिटिव नोट में दिखाना है, कि चार्वाक एटलीस्ट यहाँ ये तो बात कर रहा है, कर्ज लेकर के भी घी पीने का बात कर रहा है। ऐसा नहीं कि कर्ज लेके शराब इत्यादि पीने की बात कर रहा है, वो चीजें ये नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अब ये है कि डेफिसिट फाइनेंसिंग होता है इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में। क्या होता है, एक हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं ना डेफिसिट फाइनेंसिंग का, तो उसमें क्या करते हैं कि कर्ज लेकर के हम लोग अर्थव्यवस्था को विकास करते हैं। तो कर्ज लेने का भी एक क्षमता होता है कि इस क्षमता के बाद आप कर्ज नहीं ले सकते हैं। तो तेते पांव पसारिये जेते लंबी सोर, जो FRBM एक्ट है इकोनॉमिक्स में, क्या है, वही तो कह रहा है कि तेते पांव पसारिये जेते लंबी सोर, मतलब कि पाँव उतना ही पसारिए जितना लंबा आपका चादर है, कर्ज उतना ही लीजिए जितना आपको उसको चुकाने की क्षमता है। कर्ज लेना समाज में कभी गलत चीज नहीं होता है, लेकिन कर्ज का आप उपयोग कैसे करते हैं वो गलत चीज है। कोई भी व्यक्ति अमीर बैंक में पैसा रख के नहीं बना है, कोई भी व्यक्ति अमीर बैंक से पैसा लोन लेकर के नहीं बना है। तो इसके हर एस्पेक्ट को, नेगेटिव एस्पेक्ट को भी निबंध में दर्शाना है, पॉजिटिव एस्पेक्ट को भी दर्शाना है। जो जिन लोगों ने इस चीजों को किया कि क्या कहते हैं ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, जिन जिन अर्थव्यवस्थाओं ने ये काम किया उसका क्या स्थिति वो आप जान सकते हैं। चीन का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में जो फंसा जो भी देश, उसका क्या हाल हुआ? श्रीलंका का हम्बन टोटा पोर्ट गया। अब आप देख सकते हैं कि श्रीलंका की क्या आर्थिक स्थिति हो गई थी, इस चीज को समझिए। पाकिस्तान पर चीन का जो कर्ज पड़ा हुआ है, जो उसके ग्वादर बंदरगाह पे नजर गड़ाए हुआ है चाइना, जो उसके कोल माइंस वगैरह पे चाइना नजर गड़ाए हुआ है। अब आपको लगता है कि वो डेफिसिट फाइनेंसिंग करके जो काम कर रहा है चीन,
तो पाकिस्तान का क्या हाल होगा? उसके बाद भारत का 1990-91 में क्या परिदृश्य था? देखिए, अब श्रीलंका और चीन का क्या, पाकिस्तान का एग्जाम्पल क्या है? निगेटिव एग्जाम्पल है। लेकिन भारत का जो 1990-91 का परिदृश्य था इकोनॉमी वाला, जिस समय की वर्ल्ड बैंक में और क्या कहते हैं अलग अलग जगहों से सोना गिरवी रख करके पैसा उठाया गया था और लाया गया था, उस समय की स्थिति में क्या था कि हमने कर्ज तो लिया, जब आर्थिक संकट आई हमारे जीवन में तुमने कर्ज लिया, लेकिन उस कर्ज को फिर मैंने क्या किया? चुकता किया, और चुकता करने के बाद आज हमारी अर्थव्यवस्था क्या है? अच्छी हालत में है। आपको पता होगा कि श्रीलंका दक्षिण अफ्रीका, सॉरी चाइना जो है कि दक्षिण अफ्रीकी देशों में जाकर के निवेश करता है, वहां सूरीनाम के जंगल पे जाके कब्जा करने का प्रयास कर रहा है। आप जाके देखिएगा, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री में दर्शाया गया था इन चीजों को कि किस तरीके से वो डेप्ट ट्रैप डिप्लोमेसी का काम कर रहा है चाइना, और उसके बाद जो है कि अलग अलग देशों के जंगलों पर जो है कि कब्जा करने का प्रयास कर रहा है। तो इस तरीके से अलग अलग पॉइंट को जो है कि लिखने का थोड़ा थोड़ा प्रयास करना, ये बहुत छोटा सा चीज अभी आपको बता रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अभी कोटेशन को डिकोड कर रहे हैं। जब ऐसे का पूरा एक एक करके ऐसे पढ़ना स्टार्ट करेंगे, उसमें इतने सारे एस्पेक्ट्स आपको दे देंगे लिखने के लिए कि आपके पास शब्द इतने ज्यादा हो जाएंगे, आप सोचेंगे कि कौन से पॉइंट्स को लिखें और कौन से पॉइंट्स को छोड़ दें। अभी तो जैसे एक इकोनॉमिक एस्पेक्ट पे, फिर समाज के एस्पेक्ट पे, समाज क्या देखता है, अर्थव्यवस्था कैसे देखता है, गरीब अमीर का कैसे कॉन्सेप्ट होता है, वो सब चीजों को एक एक करके हम लोग डिकोड करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ये एक हो गया। उसके बाद एक और, चलिए अब एक मजेदार वाला निकालते हैं क्या? म्यूट कर लीजिएगा। ये बहुत मजेदार है। जो म्यूट कर लीजिए। देखिए, सबसे पहले इसका मतलब निकालिए कि दुधारू गाय के लतबो सहल जाला, कहने का क्या मतलब है? जिससे फायदा होता सर है जो उसका आपको दो फंडिंग कर बोली रहा है पैसा उसका भी थोड़ा बहुत मंजूर होता है। क्रिटिसाइज भी चलेगा। ठीक, समझ गए। चलिए, तो ये चीजें तो आसान है, अब इसको डिकोड करना है। कैसे करना है डिकोड, उसको देखिए। यानी कि जिस मनुष्य से आपको लाभ प्राप्त होता है, उसके स्वाभाविक कमियों को नजरअंदाज किया जा सकता है। यानी कि दुधारू जो गाय है, उसके लाभ को थोड़ा सा जैसे सर सहा यंग जा जीवन भी सकता है। बोल सकते ठीक है, तो उसका लाभ भी सहा जा सकता है। यानी कि जिससे लाभ हो उसकी झिकझिकियां भी अच्छी लगती है, अर्थात उसे क्या करना चाहिए? सह लेना चाहिए। अब इसमें एग्जाम्पल देना है आपको, तो क्या क्या कहते हैं, देने का स्टार्ट कीजिए। एग्जाम्पल देखते हैं कितना एग्जाम्पल आप लोग दे सकते हैं। देखिए, दुधारू गाय के लतवो सहल जाला, इसको किस तरीके से करना है कि जिस व्यक्ति में कोई लाभ होता है उसको, ये देखिए बहुत अच्छा ये ऐसे है, इसको समझने का प्रयास कीजिए कि फणीश्वर नाथ रेणु के एक कहानी पंचलाइट से इसको लिया गया है और बहुत ही मजेदार तरीके से इसमें बताया गया है। तो इस तरीके से पारिवारिक जीवन में भी जो उदाहरण देखते हैं, जो परिवार का जो सदस्य अधिक धन अर्जन करता है उसके गुस्से को भी, नाराजगियों को सहन किया जा सकता है। और यहाँ पे एक प्रसंग का जिक्र किया गया है। ठीक है, देखिए कैसे किस तरीके से इसको अलग अलग एस्पेक्ट से जोड़ा जा सकता है। यहाँ पे इसका बहुत अच्छा एग्जांपल दिया हुआ है कि फणीश्वर नाथ रेणु जी का एक कहानी है पंचलाइट। पंचलाइट का मतलब होता है पेट्रोमैक्स। पेट्रोमैक्स अगर आपने देखा होगा, पहले के जमाने में शादी विवाह में एक किरोसिन का लालटेन होता था, उसमें हवा भरा जाता था और उसमें एक फिलामेंट लगता था, और फिलामेंट वो उजला जैसा रहता था। एक या 50 पैसा 1 रुपये में वो फिलामेंट देता था, उसको बांध के किरोसिन का लाइट, उसको पूरा पाइप से हवा मारा जाता था और उसके बाद किरोसिन उसमें जलता था और उसी को कंधे पर लेकर के लाइट जलाया जाता था। गांव में अगर कोई भी भोज का आयोजन होता था तो उसी पेट्रोमैक्स लाइट को जलाया जाता था। तो पेट्रोमैक्स गांव वाला नहीं बोल पाता है। फणीश्वर नाथ रेणु, चूंकि आप जानते हैं कि वो आंचलिक उपन्यास लिखते हैं और उसमें कहते हैं वो कि इस पेट्रोमैक्स को क्या बोला जाता है कि पंचलाइट कहा जाता है। तो ये पंचलाइट वही है। तो पंचलाइट एक उनकी कहानी है, उसमें जिस तरीके से जिक्र आता है कि गांव का एक युवक है, गोधन उसका नाम है, और उसकी एक प्रेमिका है, उसका नाम मुनरी है। गोधन को मुनरी से क्या हो जाता है? प्यार हो जाता है, उसका प्रेम प्रसंग चलते रहता है। तो इस प्रेम प्रसंग से पंचायत नाराज हो जाता है। आप जानते हैं कि पुराने समय में पंचायत का बहुत महत्व हुआ करता था और उसका बहिष्कार कर दिया जाता था। वो गोधन और मुनरी का क्या किया गया है? पंचायत के द्वारा बहिष्कार किया गया है, क्योंकि गांव का लड़का गांव की लड़की से प्रेम कर रहा है। तो पंचायत उसका बहिष्कार कर दिया। अब देखिए क्या होता है कि एक दिन मिले के गांव में सार्वजनिक उपयोग के लिए पेट्रोमैक्स, जिसको कि पंचलेट कहा जाता था, पेट्रोमैक्स लालटेन लाया जाता है और सभी लोग उत्साह में हैं। लेकिन पता चलता है क्या है कि उसको जलाना किसी को तो आता ही नहीं है। तो गांव वाले के भोलेपन और पेट्रोमैक्स को ना जलाने के कारण क्या हुआ, दूसरे के गांव के लोग जो है हास्यास्पद स्थिति आ जाएगा कि यार कैसा इस गांव का व्यक्ति है जिसको कि ये पेट्रोमैक्स जलाने के लिए नहीं आता है, तो कैसा लगेगा? पूरा गांव में से किसी को नहीं आ रहा है पेट्रोमैक्स जलाने के लिए। तो फिर जो है कि उसका दूसरा गांव वाला क्या करेगा? उपहास उड़ाएगा। तो मुनरी
जो उसकी गर्लफ्रेंड है, अब उसकी सहेली से कहवाता है पंचों को कि गोधन जो लड़का है वो पंचलाइट जलाने के लिए जानता है। तो फिर सारा पंच लोग बुला करके लाता है गोधन को कि गोधन भाई जरा तू पंचलाइट जला दो। तो जब वो पंचलाइट जलाता है तो पूरे गांव में खुशी से झूम उठता है गोधन की वजह से। गांव में उसका क्या होता है कि गांव का सम्मान बच जाता है, गांव का सम्मान वो गोधन बचाता है। पंचलाइट जलाने के लिए वो किसी को बुलाने की और सम्मानजनक स्थिति से उसको बचा लिया जाता है। अतः गोधन को क्या करता है, वो लोग माफ कर देता है, पूरा पंचायत गोधन को माफ करता है कि ठीक है तुम प्यार करता है मुंडरी से करो, लेकिन मेरा पंचलाइट जला दिया करो, ठीक है। और हुक्का पानी बहाल कर दिया जाता है। हुक्का पानी बहाल करने का मतलब क्या होता है, उस समय अगर पंचायत में किसी को मतलब कि क्या कहते हैं कि किसी के अगेंस्ट अगर फैसला जाता था तो उसका हुक्का पानी बंद कर दिया जाता था। हुक्का पानी का मतलब ये होता है, हुक्का आप जानते हैं वो पीने वाला, एक हुक्का का मतलब होता है आग। पहले गांव में आग जलाने के लिए माचिस वगैरह नहीं हुआ पता था, किसी के घर पे जो एक अंगीठी लगती थी, उस अंगीठी में जो आग रहता था उसी से सब महिलाएं लोग जो है कि आग वो लेके जाती थी एक दीपक में या थी में, उसके बाद उसको जलाया जाता था। तो उसी को बोला जाता था हुक्का और पानी। तो मतलब कि कोई किसी को पानी नहीं देगा, कोई उसको अगर उसको हुक्का पानी बंद हो गया उसका गांव में तो उससे कोई व्यक्ति लेन देन वाटर सिस्टम का पूरा समाज चलता था वो कोई नहीं करेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि गोधन का हुक्का पानी बहाल कर दिया जा रहा है। तो आपको इससे क्या कहानी, इस कहानी से सीख मिलता है कि उपयोगी व्यक्ति की कमियों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। ये तो हो गया एक बात। अब देखिए और कुछ इसमें अगर जोड़ने का प्रयास करेंगे तो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस था आजादी के समय, मुस्लिम लीग से वो समझौता करता है। 1916 के सेशन में आप जानते हैं कि मुस्लिम लीग की कई सारी बातों को मान लेता है। मुस्लिम लीग की बातों को मानने के पीछे का क्या कारण था, यही बातें हैं कि कांग्रेस मुस्लिम लीग को साथ लेकर के चलती थी, ताकि मुस्लिम लीग क्या हो गया था, एक मुसलमानों का पूरा एक रिप्रेजेंटेटिव टाइप का बन गया था मुस्लिम लीग। तो अब उस मुस्लिम लीग को क्या चाहिए था, कांग्रेस मुस्लिम लीग को इसलिए साथ लेता था ताकि कांग्रेस जो है कि सभी लोगों का एक रिप्रेजेंटेशन दिखा सके और फिर औपनिवेशिक सरकार के ऊपर क्या कर सके, दबाव बना सके। तो इसलिए वो कांग्रेस और मुस्लिम लीग क्या करता था, उसको साथ आ जाता था। अब डोनाल्ड ट्रंप का स्थिति देख लीजिए, अभी हाल फिलहाल में जो आप इस एग्जाम्पल को कोट कीजिएगा, मैं बता रहा हूँ अभी हाल फिलहाल की घटी घटनाएं जो है कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया है, सबके ऊपर टैरिफ लगाया है। चाइना के ऊपर 10%, मेक्सिको के ऊपर 25%, कनाडा के ऊपर 25%। इंडिया ने हाल फिलहाल में क्या स्टेप लिया है कि हार्ले डेविडसन बाइक वगैरह जो था जिसपे टैक्सेस लगता था, उस टैक्सेस को क्या किया है, कम कर दिया है। अब डोनाल्ड ट्रंप की इन बातों को इंडिया सुन रहा है। क्यों सुन रहा है, क्योंकि इंडिया का क्या है, ट्रेड सरप्लस है अमेरिका में। तो इसलिए उनकी बातों को सुनने समझने का प्रयास किया जा रहा है। क्यों, क्योंकि अगर इंडिया इस चीज को नहीं सुनेगा तो इसके ऊपर बेवजह जो है कि टैरिफ वार स्टार्ट हो जाएगा इंडिया से। इंडिया अपने नुकसान से बचने के लिए, अगर डोनाल्ड ट्रंप थोड़ा आंखें थर्राता भी है, गुर्राता भी है, तो इंडिया उसको सहने के लिए, बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो जाता है। चाइना ने भी उस तरीके से कोई कड़ी प्रतिक्रियावादी जवाब अभी तक नहीं दिया है। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जो है, उसका जो अखबार ग्लोबल टाइम्स है, उसमें अगर अमेरिका कुछ करता था तो बहुत कड़े शब्दों में उसका जवाब आता था। लेकिन ये जो चाइना के ऊपर 10% टैरिफ लगाया गया, आप देखिएगा कि चाइना किसी भी तरीके से बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं दिया है। चाइना नहीं चाह रहा है अमेरिका से ट्रेड वार में उलझना, क्योंकि पता है उसको कि अगर हम उलझेंगे तो हमारा नुकसान होगा। क्यों, क्योंकि चाइना एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री है। तो चाइना क्या बोला, ठीक है अमेरिका को इसका जो है कि नुकसान होगा, ये ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर के लिए ठीक नहीं है, WTO के नियमों का क्या है, उल्लंघन है। तो चाइना दैवीय शब्दों में क्यों बोल रहा है ये बात, क्यों, क्योंकि अमेरिका क्या है, एक दुधारू गाय है। उसके बाजार में सब लोग जो आते हैं व्यापार करने के लिए, उसके बाजार में सब लोग अपने सामान को एक्सपोर्ट करते हैं, ट्रेड सरप्लस रहता है। इसलिए अमेरिका की बातों को सब लोग सुनने के लिए क्या है, तैयार है। तो ये जो एकदम से लाइव परफेक्ट एग्जांपल हो, इस तरीके का सुटेबल जो करंट अफेयर की घटनाएं घट रही हो, अपने ऐसे में कोट करने का प्रयास जरूर करेंगे। अब देखिए रशिया यूक्रेन वार चल रहा था। रशिया यूक्रेन वार में क्या हुआ कि भारत जो है अमेरिका के विरोध, यूरोप के विरोध होने के बावजूद भी भारत रूस से क्या करते रहा, तेल खरीदते रहा। कभी भारत ने ऐसा बोला कि हम तेल नहीं लेंगे। अमेरिका भारत को बहुत कुछ नहीं कह सका। अब अपना पर्सपेक्टिव भी तो मजबूत करके दिखाना है कि भैया सिर्फ आपका ही नहीं चलता, मेरा भी चलता है। तो अमेरिका भारत को कुछ नहीं बोल पाया। क्यों, क्यों भारत ने क्या कहा, हम तेल खरीदेंगे, हमारे साथ उसका रिश्ता है। अब चूंकि इंडो पैसिफिक में चीन का जो दबदबा बढ़ते जा रहा है, उसको काउंटर करने के लिए अमेरिका को भारत का साथ बहुत जरूरी है। इसलिए क्या चाहिए उसको, अमेरिका ने, इसलिए भारत अगर थोड़ा सा आंख दिखाते भी रह गया विदेश नीति में, अपनी स्वतंत्र विदेश नीति अगर भारत चलाते भी रहा, फिर भी अमेरिका क्या कहा, बहुत कुछ भारत को नहीं कह सका। तो ये क्या होता है, अब म्यूट कर लीजिए, सुनिए। ऐसे में क्या होता है ना कि आप जब साइंस में, सॉरी, जीएस के आंसर को जब आप लिखते हैं तो आप समझिए कि जो
थोड़ा सा विशेषज्ञ टाइप का लोग हैं उसको भी समझ में आए, लेकिन जब ऐसे लिखिए तो ऐसे ऐसा तारतम्यता और लयबद्धता के साथ लिखिए ताकि जो लोग के नहीं भी बहुत पढ़े लिखे हैं वो आपके ऐसे के पढ़ के समझ आ जाए। इस तरीके से एकदम साधारण एग्जाम्पल दे करके बहुत साधारण कहानी कविता को लिख करके आपको ऐसे समझाने का प्रयास करना है। एग्जाम्पल हमेशा चाहे जीएस में हो या ऐसे में ऐसे एग्जाम्पल को लेना है जिससे कि क्या हो आपका सब कोई रिलेट कर सके। आप ऐसा एग्जाम्पल देंगे जो रिलेट ही ना कर पाए, क्योंकि ऐसे का कॉपी आपका हो सकता है कोई हिंदी का भी प्रोफेसर चेक करे, अब उनको जीएम क्रॉप कितना समझ में आएगा नहीं आएगा ये मामला भी तो करता है। इसलिए ऐसे लिखना है तो हमेशा क्या लिखना है, एकदम लेमैन लैंग्वेज में, हमेशा एकदम साधारण भाषा में आसान एग्जाम्पल के साथ आपको समझाना है। तो अमेरिका का जो डोनाल्ड ट्रंप की नीति चल रही है आप देख रहे हैं कि अभी तक लोग सहन करते जा रहे हैं। उसके बाद कई बार जो है कि क्या कहते हैं, ये इंडिया वाला जो केस हुआ कि इंडिया के बहुत सारे जो लोग चले गए थे अमेरिका, उसको अमेरिका अपने विमान से भारत भेज रहा है और इंडिया उसको एक्सेप्ट कर रहा है। इंडिया वार नहीं चाहता, ट्रेड वार नहीं चाहता है, इसलिए इंडिया ने बोला है कि ठीक है 18,000 जो रिफ्यूजी आपके अमेरिका में है, वैसे तो कहा जा रहा है कि इंडिया के 7 लाख रिफ्यूजी अमेरिका में है, लेकिन अमेरिका ने कहा कि ये 18,000 को तो हमने वेरीफाई कर लिया है, कृपया आप इसे वापस ले लीजिए। तो इंडिया ने बोला कि हाँ ठीक है, इस 18,000 रिफ्यूजी को हम वापस ले लेंगे। तो अमेरिका अपने खर्चे पे वहां सैन्य विमान के माध्यम से भारत इंडिया भेज दिया है और इंडिया उन लोगों को एक्सेप्ट कर लिया है। इससे एक्सेप्ट करने का सीधा कारण क्या है कि अमेरिका दुधारू गाय है, उससे लात खा लेना थोड़ा बहुत सही बात है, लेकिन जो है कि हम लोग अमेरिका से ट्रेड वार नहीं ले सकते हैं, इसलिए इस तरीके से किया जा रहा है। तो आपको पर्याप्त एग्जाम्पल आई थिंक कि इस कोटेशन पे मिल गया होगा। ठीक है, क्रिकेट भी खिलाया जाता है बिल्कुल। क्रिकेट में भी जो एक्सपेक्टर बैट्समैन होते हैं 2-3 मैच में फेल होने के बाद भी उनको खिलाया जाता है। इस तरीके से जितने भी लोग, जैसे कि आप जो ये क्या कहते हैं कोalition गवर्नमेंट जब चलता है तो थोड़ा बहुत कोalition वाला ज्यादा भी डिमांड करता है, फिर भी क्या करते हैं उसको चलाया जाता है, उसको साथ रखने का प्रयास किया जाता है, क्योंकि उसकी मजबूरी है कोalition गवर्नमेंट को चलाना। और समाज भी इसी तरीके से चलता है कि जो लोग ज्यादा कमा रहे हैं, आपके घर में देखते हुइएगा परिवार में जो बड़े लड़के हैं, बड़े लड़के इन द सेंस कि जिसका नौकरी वगैरह हो गया है, जो ज्यादा पैसा कमा रहा है, तो परिवार में उसकी सबकी सुनी जाती है, जो नहीं कमाता उसकी नहीं सुनी जाती है। ये तो समाज में भी होता है, परिवार में भी होता है। चेक एंड बैलेंस का क्या है, एक तरीका है ये। रहे हैं हाँ। तो सर वो अपने ही हिसाब से काम करते थे और रिवॉल्यूशनरी चेंजेस लाए बिहार के एजुकेशन सिस्टम में। तो वो सर मुख्यमंत्री की भी बात नहीं सुनते थे, छुट्टी हो चाहे स्कूल का टाइम हो, तो और मुख्यमंत्री कुछ नहीं बोल पाते थे क्योंकि उनका काम अच्छा था ईसीएस का। तो सर ये एग्जाम्पल दे सकते हैं। है कि उस समय जो वो आरजेडी के मंत्री साहब थे, उस मंत्री को थोड़ा सा क्या कहते हैं डिपोजिशन करना था, उनको उनके वैल्यू को थोड़ा सा डिग्रेड करना था, इसलिए ऐसा उनको किया गया था कि के पाठक आ जाए, उसके बाद एसीएस ये रहेगा मंत्री का तो सुनेगा भी नहीं। तो थोड़ा सा इन सब एग्जांपल्स को जब लिखें तो थोड़ा सा बैलेंस करने का प्रयास आपका जरूर रहना चाहिए, अदरवाइज ऐसे लिखने से बचिए। क्षेत्रीय बनाता है, उसमें कई सारी चीजों को ये compromise जो करना गठबंधन की राजनीति है, क्षेत्रीय पार्टी जो गठबंधन बनाती है और दबाव करता है, उसका फायदा भी कुछ हो जाता है कई बार। जैसे बिहार को ही बहुत सारा फायदा मिल गया है, आंध्र प्रदेश को फायदा मिल गया है, ये सब आप एकदम लिख सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बजट के प्रावधानों को जिक्र कर दीजिए, किस तरीके से बिहार को पिछले बार के बजट में भी बहुत सारा चीज मिला था, इस बार भी मिला है, पिछले बार तो बहुत और भी ज्यादा मिला था। तो ये जो करंट गवर्नमेंट चल रहा है, इसमें जो कोalition पॉलिटिक्स चल रही है, इसका फायदा एकदम इसको स्पष्ट लिख सकते हैं, ये सुटेबल एग्जाम्पल, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। ठीक है, सर इसका एस्से का फॉर्मेट जो करेंगे वो मतलब कैसा होगा, वो एग्जाम्पल करते नहीं करते फिर लास्ट में जाके एग्जाम्पल नहीं होगा। कंक्लूजन लिख देना है। बता रहे हैं, अभी तो स्टार्टिंग हुआ है क्लास, फॉर्मेटिंग बता रहे हैं। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक कोटेशन ले रहे हैं, कोटेशन के मीनिंग को समझ रहे हैं, उसका थोड़ा सा एग्जाम्पल सीखने का प्रयास कर रहे हैं। उसके बाद फॉर्मेटिंग पे भी आएंगे कि सब ऐसे का अलग अलग टाइप का फॉर्मेटिंग होगा। जो मूर्त विषय होगा उसका अलग फॉर्मेटिंग होगा, जो अमूर्त विषय होगा उसका अलग फॉर्मेटिंग होगा, जो ये बिहार वाला कोटेशन इसका अलग फॉर्मेटिंग होगा। फिर ऐसे लिखने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारा शैली होता है, किस तरीके से एनेक्डोटल ऐसे लिखा जाता है, वो सारा चीज बताया जाएगा। इससे बड़ा लंबा चीज होता है। चलिए तो आगे बढ़े। तो ये है अगला आपका, हड़बड़ी के बिहा में कनपट्टी पर सिंदूर, यानी कि हड़बड़ का काम क्या होता है, गड़बड़ होता है। तो इसको स्टार्ट कैसे किया करेंगे आप लोग, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। माली अगर 100 घड़ा भी सींच ले तो क्या फल आ जाएगा, नहीं आएगा। जब तक उसका मौसम नहीं आएगा उसका, तब तक वो फल नहीं आ सकता है। तो माली सींचता तो जरूर है, यानी कि आपको हड़बड़ी में काम नहीं करना है कि कुछ हो जाएगा हड़बड़ी में। जैसे माँ के पेट से बच्चा पैदा लेता है तो वो 3-4 महीने में पैदा नहीं हो सकता, आप कुछ भी कर लें, वो उसका एक ड्यूरेशन है, उस कार्मिक ड्यूरेशन के बाद 9 महीने के बाद ही बच्चा पैदा हो सकता है, तभी वो दुनिया में प्रवेश कर सकता है, ऐसे नहीं कर सकता है। इसी तरीके से आप जो हड़बड़ी में सोचते हैं कि कुछ हो जाएगा, तो हड़बड़ी में चीजें
नहीं हो सकती है। अब वही है इसका कहने का अर्थ है कि माली 100 घड़ा भी से भी पेड़ों को सींच ले, मगर उसके परिश्रम से फल की प्राप्ति नहीं होगी। फल की प्राप्ति तब होगी जब ऋतु आएगा, मौसम परिवर्तन होगा, तभी पेड़ों में जो है कि फल लगेंगे। इसी तरीके से मनुष्य के जीवन का भी विभिन्न विभिन्न चक्र होता है, विभिन्न क्रम होता है, और उसमें जो है कि किसी कोई भी चीज जल्दबाजी में नहीं होता है। आप जब सिलेक्शन लेने का प्रयास करते हैं या फिर कंपटीशन में जाते हैं, तो वहां भी कोई चीज जल्दबाजी में नहीं होता है। उसका बहुत सारा एग्जांपल आप दे सकते हैं कि हड़बड़ी में ब्याह कनपट्टी में सिंदूर कैसे होता है। आप देखिए कि कुछ बच्चा यूपीएससी का तैयारी स्टार्ट करता है, यूपीएससी का तैयारी अपने आप में 1.5-2 साल का काम होता है। उसको छोड़ करके चलो पीसीएस दे लेते हैं, एसएससी दे लेते हैं, रेलवे दे लेते हैं, बैंकिंग दे लेते हैं। इसके चक्कर में क्या होता है कि वो हड़बड़ी में उसको कुछ भी प्राप्ति नहीं होता है। हड़बड़ी बिल्कुल नहीं करना है, पेशेंस चाहिए ही चाहिए होता है, हमेशा से आपको आपके जीवन में भी चाहिए होता है। तो हड़बड़ी में कोई भी काम सही नहीं होता है। अब आप इसको जो है कि अगर सरकार से जोड़ने का प्रयास करेंगे तो कैसे जोड़ेंगे बताइए? जैसे कि जैसे कि क्या वो था सर एक इसमें इंडियन फीड दे सकते हैं हड़बड़ी में ब्याह कनपट्टी में सिंदूर। सबसे बढ़िया एग्जांपल इसका क्या है, नोटबंदी के बाद जो सिचुएशन पैदा हुआ था, हड़बड़ी में ये लिया गया फैसला था सरकार का। उसके बाद हर दिन एक नया नोटिस आता था, एक नया नोटिफिकेशन आता था कि आप पहले 4,000 निकाल सकते हैं, फिर 20,000 निकाल सकते हैं, फिर नहीं सिर्फ 2,000 निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हर दिन ऐसे लगता था कि एक डिपार्टमेंट ऑफ नोटिफिकेशन भारत सरकार बना दे, इतना नोटिस जारी होता था। तो ये सबसे एक बहुत बड़ा सटीक एग्जाम्पल है। उसके बाद जो जीएसटी लागू किया गया था भारत सरकार के द्वारा, वो हड़बड़ी में थोड़ा-सा लागू कर देने के कारण उसमें क्या हुआ, बहुत सारे परिवर्तन, बहुत सारे रिफॉर्म्स वगैरह इनको करने पड़े थे। उसके बाद फिर आपका जो ये 3 कृषि कानून लाया गया था बिना किसान से पूछे, उसमें भी ये समस्याएं आई थी। उसके बाद फिर आप देख सकते हैं कि जो कोविड के समय सरकारों ने फैसला किया, हड़बड़ी में फैसला किया था, उसके बाद आम जनता को उसका कितना भुगतना पड़ा है, ये आप सर्वविदित है सभी लोगों के लिए। तो इसका भी एक आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। बिहार सरकार भूमि सर्वेक्षण को हड़बड़ी में करवाने का प्रयास कर रही है। भूमि सर्वेक्षण में कम से कम 10 साल लगने वाले हैं, आप लिख के ले लीजिए, कंप्लीट भूमि सर्वेक्षण होने में। इतना जटिल कार्य है और अनअचीवेबल टारगेट ले लिया जाता है कि 2025 में कर देंगे, फिर उसको एक्सटेंड कर दिया जा रहा है कि आप अगले साल जून तक करेंगे। तो इस तरीके से जो फैसले लिए जाते हैं हड़बड़ी में, तो वो उसको क्या करना चाहिए, पहले सोच समझ के धीरे-धीरे उसका पायलट प्रोजेक्ट बनाना चाहिए, पायलट प्रोजेक्ट उसको तैयार करना चाहिए। उसके बाद फिर फैसले लेना चाहिए, तब जो है कि उसको बड़े लेवल पे लागू करना चाहिए। उसको पहले ट्रायल एंड टेस्ट बेसिस पे ला लेना चाहिए, तब उसका क्या करना चाहिए, अमल किया जाना चाहिए। तो ये हमेशा ही होता है। अब ये पूरा आपके दिन में भी होता है, अपने जीवन में भी। मनुष्य क्या होता है, मनुष्य को धैर्यवान व्यक्ति होना चाहिए, लगातार संयमित रहना चाहिए, उसको परिश्रम करते रहना चाहिए। एक निश्चित दिशा में लगातार जब वो परिश्रम करेगा मनुष्य, तभी जो है कि उसको फल की प्राप्ति होगी। हड़बड़ी में कुछ उसका हो नहीं सकता है। मैं ये बता रहा हूँ कि कहाँ गया ये था ना, बिहार भूमि कृषि वाले पे बात कर रहे हैं आप, मैं बताता हूँ। देखिए, जब आप इसको लिखेंगे नोटबंदी वाले मामले को, ठीक है, सॉरी, ये बिहार भूमि कृषि सर्वेक्षण को, इसको आप लिख सकते हैं, लेकिन फिर आप इसको पॉजिटिव वे में लिखेंगे कि सरकार को जब ये बात का समझ में आ गई कि ये चीजें कॉम्प्लेक्स है और इसको जो है कि अभी तुरंत के तुरंत लागू नहीं किया जा सकता है, इससे आम जनता को परेशानी हो रही है, तो फिर सरकार ने क्या किया, अपने फैसले में सुधार किया, और फैसले में सुधार करके अभी सरकार हाल फिलहाल में इसके डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। अगले वर्ष जून तक बोला गया है कि ये सर्वेक्षण का कार्य पूरा होगा, और अगर पूरा नहीं होता है तो फिर जो है कि रैयतों को इस बात की सुविधा दी जाएंगी कि वो आगे भी इस तरीके से काम कर सकते हैं। अब कोई इस तरीके का कोई हार्ड डेडलाइन फिक्स नहीं किया गया है। सरकार ने अपनी पॉलिसी में क्या किया है, सुधार करने का प्रयास किया है। तो हो गया, थोड़ा सा नेगेटिव बोले, थोड़ा सा पॉजिटिव बोले, बात को मिला के लिख दिए। किस तरीके से हड़बड़ी में 2000 का नोट लाया गया था। नोटबंदी वाला एग्जाम्पल इसका बहुत परफेक्ट एग्जाम्पल है, उसी में तो 500 शब्द आपके निकल जाएंगे नोटबंदी वाले एग्जाम्पल से। और उसका वो क्रिटिसिज्म सबको पता है।